इम्तिहानों के दिन थोड़े तो उदास कर देने वाले होते ही हैं। उम्मीदों को पीछे से खींचते रहने वाली निराशा साथ साथ चलने लगती है। कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है। हम सब सपनों के नेटवर्क में फंस चुके हैं। इस नेटवर्क से बाहर कोई सपना दिखता ही नहीं, कोई देखने भी नहीं देता। हम सपनों का अभ्यास सा करने लगे हैं, जैसे टहलते हैं तोंद कम करने के लिए, जैसे दौड़ते हैं डायबिटीज कम करने के लिए। आप जिस लड़की को स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका सपना कुछ और था, मगर वो अभ्यास किसी और सपने का कर रही थी। वो अभ्यास किए हुए सपने के लिए जीना नहीं चाहती थी, अपने देखे हुए सपने के लिए जीने का रास्ता नहीं निकाल सकी। 17 साल की जिंदगी के बाद कीर्ति ने इस जीवन का डोर छोड़ दिया, 5वीं मंजिल से कूद गई। कभी कभी लगता है कि सपनों के संसार में कोई जीवन नहीं बचा है। 2-4 तरह के सपने बचे हैं, जिसे मिलकर लाखों लोग दिन रात देख रहे हैं। मकान का सपना हो या कार का या फिर करियर का, सबके सपने एक से होते जा रहे हैं। सपने बहुत जानलेवा हो गए हैं, बोर करने लगे हैं। किसी को बताना चाहिए कि और भी सपने हैं इस दुनिया में, जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें पाया जा सकता है। ऐसे सपने मत देखिए जिसे सब देखते हो, उस तरह से बिल्कुल मत देखिए जिस तरह से सब देखते हो। कीर्ति के पास एक सपना अपना भी था, एक शायद किसी और का था जिसके लिए कोटा आई थी। उसे इंजीनियर नहीं बनना था, फिर भी आईआईटी की मेंस परीक्षा में 144 नंबर ले आई। उसे बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई पढ़कर एस्ट्रोफिजिस्ट बनना था। वो आईआईटी के बाद भी बन सकती थी, आईआईटी के बिना भी बन सकती थी। कीर्ति हताशा के दिनों में दूसरे बच्चों की मदद करती थी, मगर खुद हताश हुई तो रास्ता नहीं निकाल सकी। कोटा सपनों का कारखाना हो गया है। हर कोचिंग सेंटर एक भट्टी है। कोटा कैलकुलस का फॉर्मूला बनता जा रहा है और सुपर 30 अलजेब्रा का। कोचिंग की आग में न जाने कितने सपने जल रहे हैं, मगर इसी आग में बहुत से सपने खिल भी रहे हैं। यही तो फांस है जिसमें हम सब फंस जाते हैं, फंसा दिए जाते हैं। साल का आधा हिस्सा भी नहीं गुजरा है कि कोटा में 5 बच्चों ने खुदकुशी कर ली है। हम सब सामान्य होते जा रहे हैं, सपने दुकान होते जा रहे हैं। इम्तिहानों के दिन थोड़े तो उदास करने वाले होते ही हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। इतना कहना सीखिए कि ये नहीं करना है, और इतना समझना सीखिए कि कोई ये नहीं करना चाहता है। आजकल लोग कहते भी हैं और बहुत से लोग समझते भी हैं। भारत जैसे विशाल देश में मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की संख्या सिर्फ 90 थी, जिसे अब कम करके 1 किया जा रहा है। बात तो ठीक लगती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तभी आया जब कई राज्यों में बच्चे प्रवेश परीक्षा दे चुके थे। कई राज्यों में पहली पारी की परीक्षा के नतीजे भी आ गए और कई राज्यों में परीक्षाएं होने वाली हैं। इसी देश में हो सकता है कि आप घर से रिक्शा पर बैठकर निकलें परीक्षा केंद्र के लिए और बीच रास्ते में परीक्षा की प्रणाली बदल जाए। जाहिर है छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, तो केंद्र सरकार को भी अचानक ख्याल आया कि गुरुवार की राय से अलग शुक्रवार को कोर्ट में दूसरी बात वो करने लगी। शुक्रवार सुबह अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा कि गुरुवार के आदेश में कुछ संशोधन की जरूरत है, क्योंकि इससे लाखों छात्र भ्रमित हो गए हैं। 1 मई की परीक्षा रद्द कर दी जाए और 24 जुलाई को ही सभी के बदले एक परीक्षा करा ली जाए। बहुत से राज्यों में वहां की भाषा में परीक्षाएं होती हैं, जबकि सीबीएसई सिर्फ अंग्रेजी हिंदी में इम्तिहान लेती है। 24 जुलाई को होने वाली परीक्षा हिंदी अंग्रेजी के अलावा 6 अन्य भाषाओं में भी कराई जाए। जिन राज्यों में परीक्षाएं हो चुकी हैं और जहां प्रस्तावित हैं, उन्हें इस साल नई व्यवस्था से बाहर रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं बदला है। 1 जुलाई को नई व्यवस्था के तहत इम्तिहान होंगे, जिससे नीट फेज 1 1 मई,
1 मई को, माफ कीजिएगा, 1 मई को नई व्यवस्था के तहत इम्तिहान होंगे, जिसे नीट फेज 1 कहा गया है। 3 मई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। क्या होगा अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश नहीं दिया कि राज्य अपनी प्रवेश परीक्षाएं करा सकेंगे या नहीं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो 5 मई को ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएगी। महाराष्ट्र में 2,83,319 छात्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। क्या यह समझा जाए कि बाकी राज्य भी अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं, या जिन राज्यों में प्रवेश परीक्षाएं हो गई हैं वो मान्य है, बरकरार हैं, जिसे गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था एक तरह से। शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब उसी वक्त आंध्र प्रदेश में प्रवेश परीक्षा चल रही थी। आंध्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि हम चलती हुई परीक्षा को कैसे रोक सकते हैं। इस परीक्षा में सिर्फ मेडिकल ही नहीं बल्कि अन्य पेशेवर कोर्स भी शामिल हैं। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने 17 अप्रैल को फेज 1 की परीक्षा ले ली थी। दूसरी परीक्षा 15 मई को होनी है। इसमें दूसरे चरण के लिए 7,500 छात्र चुन भी लिए गए हैं। गुरुवार के दिन नतीजा आया और उसी दिन शाम को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पता चला छात्रों को कि यह परीक्षा अब अमान्य हो गई है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। अब सबको मेडिकल की एक ही प्रवेश परीक्षा देनी होगी। लिहाजा छात्र पूछने लगे कि उनकी मेहनत तो बेकार चली गई और फॉर्म के 667 रुपए भी, सारा खर्चा मिला लिया जाए फॉर्म भरने का तो 1,000 रुपया पड़ जाता है, लगी जाता है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए प्री मेडिकल टेस्ट 26 मई को होने हैं। छत्तीसगढ़ में फॉर्म की फीस 1,000 रुपए के करीब है। करीब 30-40 हजार छात्र शामिल होते हैं। AIPMT और दूसरी परीक्षाओं के पैटर्न और तैयारी की रणनीति में भी अंतर है। जैसे छत्तीसगढ़ के एक छात्र के पिता ने बताया कि उनके यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 नंबर की भौतिकी और 100 नंबर का भौतिकी और रसायन शास्त्र मिलाकर एक पर्चा और 100 नंबर का जीव और जंतु विज्ञान। AIPMT में 720 नंबर का शायद इम्तिहान होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है। किसी ने यह भी बताया कि बिहार में 30% नंबर NCERT सवाल NCERT से लिए जाते हैं और बाकी राज्य के सिलेबस से और अन्य किताबों से, जबकि AIPMT में 80% सवाल NCERT से लिए जाते हैं। इतनी विविधता है प्रणालियों में। छत्तीसगढ़ से एक लड़के के पिता ने बताया कि 1 मई की परीक्षा में उसका बेटा शामिल नहीं हो पा रहा। वो इतना तनाव में चला गया क्योंकि उसकी सारी तैयारी रायपुर मेडिकल कॉलेज में जगह पाने को लेकर थी। इस तरह की घबराहट की खबरें कई जगहों से मिल रही हैं और ऐसी घबराहट तो हमेशा रहेंगी, मगर इम्तिहान के करीब परीक्षा प्रणाली में विधि में बदलाव पर एक बार विचार किया जा सकता है। जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश नहीं बदला है। हम फिर से बता दें, 1 मई को AIPMT की परीक्षा होगी जिसमें देश भर के 6.5 लाख परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। ऐसी ही एक समस्या तमिलनाडु की भी रही, जिसने अदालत में कहा कि उसके यहां 12वीं के नतीजे के आधार पर मेडिकल में प्रवेश परीक्षा देने की व्यवस्था है। ऐसे में उसके लाखों छात्र बाहर रह जाएंगे। तब सहायक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 15,000 छात्र तो तमिलनाडु से भी AIPMT में शामिल हो रहे हैं। गुरुवार को केंद्र सरकार एक परीक्षा की बात कर रही थी। शुक्रवार को इसमें इस साल के लिए संशोधन की मांग करने लगी। सवाल यह होना चाहिए कि क्या एक भी छात्र को अचानक आए इस बदलाव से नुकसान हो रहा है या नहीं। अगर उसका इम्तिहान छूट रहा है तो राज्य को उसकी एक व्यक्ति की चिंता करनी चाहिए। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में एक व्यवस्था लागू तो कर दी जिससे प्रवेश परीक्षा से जुड़ी कई शिकायतों पर लगाम लगने की उम्मीद की जा रही है और इसका स्वागत भी हो रहा है। संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम भारत सरकार व अन्य केस में 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया और 2013 के अपने फैसले को बदलते हुए फैसला दिया कि अब से देश में मेडिकल की एक ही प्रवेश परीक्षा होगी जिसे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET नीट कहा जाएगा। चाहे सरकारी कॉलेज हो या अर्ध सरकारी या प्राइवेट, ज्यादातर इसके लिए पक्ष जो भी थे अदालत में वो उसमें ज्यादातर बहुमत के हिसाब से वो तैयार थे कि यह व्यवस्था ठीक है। आप जानते हैं कि नीट की परीक्षा के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 21 दिसंबर 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अलग अलग राज्य या कॉलेज अपनी प्रवेश परीक्षा अब नहीं करा सकेंगे। जैसे कर्नाटक में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन अपनी तरफ से परीक्षा आयोजित अब नहीं करा सकेगा जो कराता है। नीट की परीक्षा का आयोजन 2 चरणों में होगा। जो छात्र 1 मई को देना चाहें वो दे सकते हैं। जिन छात्रों ने AIPMT के लिए आवेदन नहीं किया है वो नया आवेदन कर सकते हैं
और 24 जुलाई को उन्हें इसी नीट की एक दूसरी परीक्षा होगी जिसमें वो शामिल हो सकते हैं। और इन दोनों परीक्षाओं के नतीजे एक साथ आएंगे 17 अगस्त को और 30 दिसंबर तक दाखिले की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। सीबीएसई अखिल भारतीय रैंक बनाएगी और नामांकन करने वाली अथॉरिटी को भेज देगी। उसी के आधार पर काउंसलिंग होगी। प्राइवेट कॉलेजों ने इस साल नीट के तहत टेस्ट कराए जाने का विरोध किया है। संविधान पीठ के इस फैसले से देश भर के करीब 600 मेडिकल कॉलेज प्रभावित हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक उचित व्यवस्था है जिसमें प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी पर रोक लगेगी और व्यापम जैसे सर्वव्यापी घोटाले नहीं होंगे। 2013 में दिल्ली में ही छात्रों ने नीट के समर्थन में रैली भी की थी। कहा था कि प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी से बचाने के लिए यही एक मुकम्मल रास्ता लगता है। फिलहाल इस साल लागू होने से क्या दिक्कत आ रही है, हम इसी पर सवाल जवाब करेंगे। डॉक्टर नवीन डैंग साहब हमारे साथ, एमसीआई के सदस्य हैं। कुछ छात्रों के हमारे पास बयान है, वो भी हम सुनाएंगे डॉक्टर साहब को और उस पर हम जवाब लेने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर डैंग, आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे यही है कि जो नई व्यवस्था बनी है 1 मई को, जो AIPMT जिसे अब नीट फेज 1 भी कहा जा रहा है, वो उसके साथ ये बात आई थी कि राज्यों में जो परीक्षाएं हो चुकी हैं वो अब रद्द मानी जाएंगी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो 5 मई को अपनी परीक्षा कराएगी। जैसे बिहार का उदाहरण दिया, छत्तीसगढ़ में परीक्षा होने वाली है। तो इन राज्यों की जो अलग अलग परीक्षाएं हैं डॉक्टर डैंग, सुप्रीम कोर्ट के आज की स्पष्टता, मतलब शुक्रवार को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस पर क्या असर पड़ता है? धन्यवाद रवीश। ऐसा है कि NET का आना तो आवश्यक था। 2009 से यह समस्या के ऊपर विचार किया जा रहा है। कई सालों से ये कहा जा रहा था कि इस साल NET आएगा नहीं आएगा, लेकिन एट लास्ट 2016 में ये होने जा रहा है। जहां तक मैं पर्सनली इसका स्वागत करता हूं और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा विद्यार्थी भी मेरे इस बात से अति प्रसन्न नहीं होंगे और कोर्ट के जजमेंट से प्रसन्न नहीं होंगे। मैं मानता हूं कि कई प्रदेश हैं जहां पर कि ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन पहले साल तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होना स्वाभाविक ही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी और MCI ने भी और सरकार ने भी हर चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कहा है कि 2 अटेम्प्ट दिए जाएंगे इसके लिए, एक फेज 1 और एक फेज 2। रवीश, एक बात का ख्याल रखिएगा कि सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल कॉलेज के लिए AIPMT होता है, जो कि 1 मई को होता है, जिसमें नियरली 90% स्टूडेंट्स जो कि एक्चुअली सीरियस है मेडिकल कॉलेज में आने के लिए, वो एग्जाम अवश्य लेते हैं। जो इस एग्जाम को नहीं लेते, मेरे हिसाब से वो सीरियस ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम सीट्स पूरे भारतवर्ष में AIPMT के थ्रू ही जाती है। डॉक्टर डैंग, परीक्षा से पहले हम सीरियस और नॉन सीरियस छात्र में शायद नहीं अंतर करें, क्योंकि कई बार तुक्का भी लग जाता है भारतीय परीक्षा प्रणाली में, तो वो डॉक्टर बन जाता है, वो इंजीनियर बन जाता है, वो कई बार पत्रकार भी बन जाता है। लेकिन फिर भी पहले साल कंफ्यूजन होगा। पर अभी हम एक इम्तहान देकर आए हैं, परसों इम्तहान देने वाले हैं, उसके नतीजे आ गए हैं। जैसे बिहार का उदाहरण मैंने दिया, उसके नतीजे आ गए हैं। अब वो तो टेस्ट नल एंड वॉइड हो गया एक तरह से, उसका कहां जाएगा फिर? और दूसरी बात, आप ये परीक्षा, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए डॉक्टर डैंग। परीक्षा प्रणाली में जो दिक्कत है वो मुझे बात समझ में आती है, लेकिन कोई अगर बिहार के हिसाब से तैयारी कर रहा है, कोई छत्तीसगढ़ के हिसाब से तैयारी कर रहा है, उस पर अचानक एक केंद्रीय परीक्षा लाद देना, बहुत सारे ऐसे 50 छात्र ही हो सकते हैं जिन्होंने सोचा हो कि इस बार वो सिर्फ छत्तीसगढ़ को टारगेट करके करेंगे, वो AIPMT में नहीं कर सकते हैं। वैसे छात्रों को बाहर करना, क्या ये न्यायपूर्ण व्यवस्था है? ये आप नीट बहुत अच्छी व्यवस्था मुझे लगती है, मुझे भी लगती है, लेकिन इस तरह से अचानक बीच में लागू कर देना सर। रवीश, दोनों साइड के इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूं, उन स्टूडेंट से भी सहमत हूं जो कि अपने रीजनल मेडिकल कॉलेजेस को देखते हुए ही परीक्षा लेते हैं। लेकिन ये रीजनल कॉलेजेस भी AIPMT के अंदर अंडरगो के बीच में इनकी सीट्स होती हैं। तो अगर ये AIPMT के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या अपने रीजनल कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आई एम क्वाइट श्योर कि अगर वो अभी ना भी दे तो 2 महीने के बाद भी उनको अटेम्प्ट मिल सकता है। आपने जैसे बोला कि NET का एग्जाम 2 फेज में होगा। फेज 1 जो कि 1 मई को है, अगर जो स्टूडेंट्स इसमें नहीं अपीयर करते वो फेज 2
यानी जुलाई 24 को 20 के लिए एग्जाम दे सकते हैं। तो इन स्टूडेंट्स को 2 क्लियर महीने मिलते हैं टू अपीयर फॉर द फेज 2 एग्जाम। डॉक्टर डांग, एक और समस्या है भाषा की। जैसे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत के सामने पेशबंदी की कि कई राज्यों में छात्र वहाँ की भाषा में देते हैं, गुजराती, मराठी के छात्र मराठी में देते होंगे, बिहार हिंदी और अंग्रेजी तो है सीबीएसई के पैटर्न में, जैसे आंध्र के छात्र तेलुगु में देते होंगे। तो इन छात्रों को क्या आप 2 महीने में आप कह सकते हैं कि वो मेकअप कर लें अंग्रेजी हिंदी? अगर ये व्यवस्था है तो रवीश ऐसा है, हाँ नहीं रवीश ऐसा है ना, हाँ, कि ये समस्या तो हर साल रहेगी, अगले साल भी यही होगी, उससे अगले साल भी यही होगी। लेकिन एक तरफ से कहा जाता है दैट द मेडिकल सिस्टम शुड बी क्लीन्ड। द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द बेस्ट पॉसिबल डॉक्टर्स। पर सर बीच वो ये हो इम्तिहान सकता में है कि अभी entrance कई exam इम्तिहान fair हो हो। चुके हैं, कई इम्तिहान हो चुके हैं। यही अच्छी व्यवस्था अगले साल हो और सब मानसिक रूप से तैयार हो कि एक परीक्षा प्रणाली बदलने वाली है। अभी सब कोई कुछ तैयारी कर रहा है, कोई चैप्टर किसी और रणनीति के हिसाब से पढ़ रहा है, कई छात्रों की रणनीतियां बदल जाती हैं। हम छात्रों के स्तर पे इस फैसले को नहीं देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो ठीक है कि वो छात्र इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के शिकार हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले लूटते हैं, तो ऐसा नहीं है कि व्यापम का देख लीजिए जांच का क्या नतीजा है ना, कोई नतीजा तो आया नहीं उसका। वो सो कॉल्ड हाँ रवीश, वो सो कॉल्ड लूटना तो खत्म हो जाएगा। हाँ, एक लिस्ट निकलेगी, उसके अकॉर्डिंगली जो एमसीआई के ऊपर, जो सरकार के ऊपर बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि एडमिशन सिस्टम फेयर नहीं है, इसमें 100% फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। वो ठीक है, तो पर मुझे ये लगता है सर कि अचानक से बीच तैयारी में एक नई परीक्षा व्यवस्था आ जाए, मतलब ये एक छात्र के नाते मैं सोचता हूं तो मुझे बहुत अजीब लगता है। आपकी तरह मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्रांतिकारी कदम किया है। लेकिन बीच तैयारी में अगर बात से पूरा सहमत हूं कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं और सही हैं, लेकिन जब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई उसको अपोज कर सकता है तो हमारे ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट जो सिचुएशन है नहीं, वो ये है कि मैं आप लोगों का पक्ष भी implement जानना हो गया चाहता है। हूं कि क्या आप ज्यादातर हमारा पक्ष purview के कि हमने अटॉर्नी जनरल जो हमने तो पहले recommend थी, किया है। गुरुवार को कोर्ट में थी, वो इस व्यवस्था के हक में थी। लेकिन जब जैसे ही पता चला कि छात्रों से बहुत तरह से जब फीडबैक मिला होगा सांसदों के जरिए सरकार को, तो सरकार ने अपना सीनियर अटॉर्नी जनरल भेजा जो बड़े बॉस हैं कि इसमें कुछ एक टालने वाली बात हो। देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगी वील हैव टू स्टिक टू दैट। अब मैं तो सिर्फ ये कमेंट कर सकता हूं कि कब से कहा जा रहा है कि एमसीआई में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, एडमिशन फेयर हो, कोई धांधलेबाजी ना हो, कोई अंडर द टेबल पैसे ना दिए जाएं, सिस्टम शुड बी एब्सोल्युटली फेयर, इट शुड बी अफोर्डेबल। इन सब चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि दिस हैज बीन अ राइट स्टेप। और रवीश, एक बात और याद रखिएगा, अभी आप ही ने बोला कि मई और जून के महीने में कम से कम 90 एग्जाम होते हैं एमबीबीएस एंट्रेंस के लिए, और सारे के सारे एग्जाम संडेज को होते हैं। टोटल हुए 8 संडे। इन 8 संडेज में हर संडे को 10 एग्जाम है। तो स्टूडेंट कौन सा एग्जाम चूज करे और कौन सा ड्रॉप करे, ये पॉइंट एक और मेजर मुद्दा बन जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोगों ने तो पूरा ख्याल रखा है कि हमने 2 महीने का टाइम दिया और एक एंट्रेंस एग्जाम दिया है। अब सीएम से वेल्लोर बोलती है वील हैव इट ऑन सर्टेन डे, मेडिकल इंस्टीट्यूट बोलता है वील हैव ऑन सर्टेन डेट, पीजीआई बोलता है वील हैव ऑन सर्टेन डेट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी, एवरी इतने सारे कॉलेजेस हैं जो कि अपने अपने अलग देश निकाल के रखे होते हैं, और वो एक दूसरे कंसल्ट तो नहीं करते ना, तो एक कंसल्ट तो नहीं करते ना। मैं डॉक्टर अगर आज एक बिहार का स्टूडेंट, आप बोल रहे हैं, हाँ, मैं डॉक्टर, अगर आज एक बिहार का स्टूडेंट है, राइट, उसने बिहार का एग्जाम दिया है, लेकिन उस दिन वो बाकी 8 एग्जाम तो मिस कर गया ना। तो आप कह रहे हैं कि एक अवसर जा रहा है तो उसे बड़ा अवसर मिल रहा है ना? आप ये कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा प्रणाली के तहत छात्रों को ज्यादा बड़ा अवसर मिल रहा है अभी एक परीक्षा के बदले। और कई राज्यों में जो डोमिसाइल की जो व्यवस्था होती है कि जैसे दिल्ली में, दिल्ली के कुछ छात्रों के लिए, क्या हम ये मान के चले कि ये सारी शर्तें अब समाप्त होती हैं, एक अखिल भारतीय व्यवस्था बन गई है डॉक्टर डैन? ऐसा है रवीश, जैसे कि अभी आपने बोला, एक बिहार का स्टूडेंट जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में है, उसके पास वो आसपास भी नहीं पहुंच सकता
बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट वो महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, केरला के, पंजाब के, दुनिया पूरे भारतवर्ष के हर मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये point एकदम एक दरवाजा खुल जाता है। ठीक है। अब मैं और एक 7 साल का प्रयत्न चल रहा है। राइट, अब मैं एक छात्रा की बातचीत आपको सुनाना चाहता हूं और आप अगर सुन सकें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं दोहरा दूंगा और आप उसका जवाब दीजिएगा। थैंक यू जी। हमारे साथ दक्षिका हैं, इनके मन में नीट को लेके अलग तरह का सवाल है। दक्षिका आपसे समझना चाहेंगे जी। नीट को लेके बस एक ही सवाल है, जो अभी तक के इतने सारे एग्ज़ाम्स ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, जैसे कि AMU, MGMS वर्धा, तो इनके कुछ रिजल्ट्स तो आ चुके हैं और जिसके हिसाब से मतलब रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव लग रहे थे। बट अब क्वेश्चन यही, सबके मन में यही आ रहा है कि ये सब स्क्रैप ऑफ होंगे कि नहीं होंगे। हमने जो पैसे दिए हर फॉर्म के, इतना किस फॉर्म, कहाँ फॉर्म भरा, कितने पैसे लगे, क्वालिफाई भी किया कहीं पे, वो पूरा बताइए। जी मैंने AMU का फॉर्म भरा था, वो 1,000 रुपीज़ का फॉर्म था एंड उसके 2 स्टेजेस होते हैं, प्री और मेन, जिसका प्री क्वालिफाई कर लिया था मैंने, जिसका रिजल्ट आ गया। ठीक है। और अभी एक और हुआ था MGMS वर्धा, जिसका सबसे कॉस्टलीस्ट फॉर्म था आउट ऑफ ऑल, दैट वाज ऑफ 5,000 रुपीज़। अब उसका रिजल्ट आना था, अब प्री का रिजल्ट आना था। अब यही क्वेश्चन आ रहा है एंड इट वाज क्वाइट इजी, तो एक्सपेक्टेशंस थी कि डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। बट अब यही क्वेश्चन है कि हमारा इतना टाइम वेस्ट हुआ, हमारा इतना मनी वेस्ट हुआ, मतलब, और उसके बाद हमारे मोस्ट ऑफ ऑल हमारे एफर्ट्स इतने वेस्ट हो गए। जी, अब डैंग साहब इनका जवाब दीजिए। रवीश, मैं इस बीटा से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक प्रकार से इनको काफी झटका लगा है, लेकिन अब दूसरी तरफ से देखिएगा कि जो कि 90 एग्जाम होने थे, उनमें से अगर ये 20-25 एग्जाम देती हैं तो हर एक के लिए इनको पैसे भरने पड़ते, हर एक एग्जाम देना पड़ता, हर एक की टेंशन होती। एंड रेस्ट एश्योर्ड कि हर बच्चा जितने मैक्सिमम नंबर के एग्जाम दे सकता है वो उतने एग्जाम देने की पूरी कोशिश करता है। तो आई एग्री कि इसमें थोड़े के पैसे जाया भी हुए हैं, इनको कष्ट भी हुआ है, लेकिन इफ यू गो बैक 1973 में जब पहली बारी एंट्रेंस एग्जाम शुरू हुए थे, जब भी यही समस्या आई थी, 1973 was the first time जबकि दिल्ली में MBBS एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। उससे पहले ये सिर्फ क्लास 11 के रिजल्ट्स के माध्यम से दिया जाता था। उस समय स्टूडेंट्स को 1 महीने पहले बताया गया था। अब ये जो एक व्यवस्था है, अगर आप समझ सकें तो बताइए कि कोई अगर छात्र ये सोचे कि 1 जुलाई को ना दे के हम 24 को दें, क्या कोई छात्र 1 को भी दे सकता है, 1 मई को भी दे और 24 जुलाई को भी दे सकता है, दोनों में दे सकता है, या 1 को छोड़ के 24 जुलाई को दे सकता है? 1 को छोड़ के 24 जुलाई को दे सकता है, 1 को छोड़ के 24 जुलाई को दे सकता है, लेकिन दोनों बार नहीं दे सकता अपने नंबर इंप्रूव करने के लिए। नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये नहीं, ठीक है। अब आपके ही एक पेशेवर सहयोगी डॉक्टर अनूप सराया से हृदय जोशी ने बात की है। अब आप उनकी बातचीत सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से ये एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के ठीक पहले आया है, उससे बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हुई है। वो बच्चे जिन्होंने अप्रैल में अपना बोर्ड क्लियर किया है या बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म किए हैं, वो मई में अपीयर कर रहे थे ऑल इंडिया टेस्ट के लिए। अब अगर ये कहा जाता है कि जो लेफ़्ट ओवर हैं या लेफ़्ट आउट्स हैं वो जुलाई में अपीयर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इन बच्चों के साथ ज़्यादती है जो अभी फर्स्ट को अपीयर कर रहे हैं, क्योंकि फिर मेरिट लिस्ट में ये दोनों बराबर आए। ये दोनों की मेरिट आप कह रहे हो हम मर्ज करेंगे। अगर आप इस टेस्ट को लेना भी चाहते हो तो फेयर शायद ये होगा कि वो बच्चे जो टेस्ट फिर से लेना चाहें अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए, उनसे आप फ़ी चार्ज करके उनको फिर से अलाउ कर दीजिए। जैसे कि कई मेडिकल कॉलेजेस में 2 या 3 चांसेस दिए जाते हैं। तो अगर इन बच्चों का जो पहले अपीयर किए और जो बाद में अपीयर किएंगे उनके साथ उनको अपीयर करने दिया जाए, बेशक फ़ी चार्ज कर ली जाए, और अगर उनका स्कोर इम्प्रूव करता है तो वो रिफ्लेक्ट हो उस कंबाइन मेरिट में, या फिर ये एक तरीका हो सकता है। हालांकि इसके भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि बहुत से स्टेट्स हैं जहां मैं जानता हूं कि उनके एग्ज़ाम उनकी अपनी लैंग्वेज में होते हैं।